वेलकम टू लर्निंग मित्रम क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर जो कि 2024 के हैं उनको डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते ही होंगे कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं और इसे डिटेल में समझते हैं। यहाँ खंड ए का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है एमसीक्यू, जिसको हम डिस्कस करते हैं। फिर आगे कुछ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से कि 1871 ईस्वी में राजा विलियम प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया गया था? अ इटली, ब फ्रांस, स जर्मनी या द अमेरिका। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा स जर्मनी। क्यों? क्योंकि यहाँ 1871 में हम जानते हैं कि अभी तक जर्मनी का जो है एकीकरण हो चुका था और उसके तुरंत बाद जो है किसे सम्राट बनाया गया था? तो विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट बनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था, जिसको हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहते हैं। इससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो कि आप लोग को पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो कब हुआ था? तो 1914 में। और ये युद्ध कब तक चला था? तो 1918 तक, यानी कि 4 वर्षों तक। प्रथम विश्व युद्ध जो वो 4 वर्षों तक चला और द्वितीय विश्व युद्ध जो वो कितने वर्षों तक चला? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 2, ब 4, स 6 या द 8। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स 6। क्यों? कब से कब तक चला था? तो 1939 से लेकर 1945 तक, यानी कि कुल 6 वर्षों तक चला। अब चलेंगे तीसरे एमसीक्यू पे कि बंगाल में देश की पहली जूट मिल किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो अ 1855, ब 1860, स 1862 या द 1872। तो इसका जो आंसर वो क्या हो जाएगा? 1855 में बंगाल में देश की पहली जूट मिल जो है वो स्थापित की गई थी। किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो रीडर्स मिल के नाम से कोलकाता में स्थापित की गई थी। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे VVI के रूप में रखें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी जो संभावना है वो काफ़ी अधिक रहती है आने की तरीके के क्वेश्चन की। तो भारत की पहली जूट मिल जो 1855 में रीडर्स मिल के नाम से कोलकाता में स्थापित की गई थी। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र में, ब बंगाल, स बिहार या द गोवा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो द गोवा। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पे नहीं लिखा गया, लेकिन भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है 1556 में गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था। पुर्तगाली जब हमारे भारत देश में आए थे तो अपने साथ बहुत सारा कुछ लेकर आए थे, जिसमें कि उनकी जो मतलब हम लोग को दी गई गिफ्ट के तौर पे वो गोवा में जो है प्रिंटिंग प्रेस थी, जो कि 1556 में स्थापित की गई थी। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र क्या कहलाता है? तो एक वर्ष में जो हम खेत को बोते हैं उसे क्या कहते हैं? अ सकल कृषि क्षेत्र, ब शुद्ध बोया क्षेत्र, स प्रति भूमि या द चारागाह। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सकल कृषि क्षेत्र, क्योंकि एक ही कृषि में कई बार उपयोग में लाई गई भूमि क्या कहलाती है? कृषि क्षेत्र। इसका मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ लिखा गया कि एक ही कृषि वर्ष में कई बार उपयोग में लाई गई भूमि, मतलब जो भूमि होता है उसे हम क्या करते हैं? कई बार उपयोग में लाते हैं। जब मान लीजिए कभी चावल के लिए, गेहूं के लिए या दाल के लिए, इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से इसका उपयोग करते हैं। तो एक ही वर्ष में जब इतनी बार इसका उपयोग किया जाता है तो यह क्या कहलाती है? यह कहलाती है आपको सकल कृषि क्षेत्र। उसके बाद है 6ठा क्वेश्चन की विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जैव विविधता भारत में पाई जाती है? अ 7%, ब 8%, स 9% या द 10%। जो इसका आंसर हो जाएगा वह ब 8% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत में विश्व की कुल जैव विविधता का लगभग 8% भाग पाया जाता है। जैव विविधता तो आप समझते होंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी, जिसमें वनस्पति, पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य, जीव जंतु सब साथ में रहते, उसे हम क्या कहते हैं? जैव विविधता, यानी कि बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना, पत्थर, सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? मतलब इनमें कौन सा उद्योग है? इसमें चूना पत्थर भी शामिल है, सिलिका भी शामिल है, जिप्सम भी शामिल है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका जो है वो ऑप्शन दिया गया है एल्युमिनियम, ब प्लास्टिक, स सीमेंट, द मोटर गाड़ी। तो हम जानते हैं सीमेंट। सीमेंट में क्या है कि इसमें चूना पत्थर भी होता है, सिलिका भी होता है, जिप्सम भी होता है। ये सारे होते हैं जिनका उपयोग हम इकट्ठे करते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट पे कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? अ है 1983, ब है 1973, स है 1963 या द 1953। जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1953। 1953 में भारत सरकार ने वायु परिवहन
का राष्ट्रीयकरण किया और इंडियन एयरलाइंस व एयर इंडिया की स्थापना की। मतलब इससे पहले जो है इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया नहीं था। कब आया? तो जब भारत में 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण में नेशनलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर ये 9 है। सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई? अ भारत में, ब बेल्जियम, स श्रीलंका या द जर्मनी। तो कहाँ की गई थी? बेल्जियम में। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार की संवैधानिक व्यवस्था लागू की, इसमें सभी समुदायों को समान प्रतिनिधि मिला। आप जब कभी भी इसकी थ्योरी आपने पढ़ी होगी तो आपने सामुदायिक सरकार के बारे में जाना होगा कि सामुदायिक सरकार क्या होती है। सामुदायिक मतलब क्या? जो अधिक हो, एक नहीं बल्कि अलग अलग समुदायों में हो। तो यह कहाँ हमें देखने को मिलता है? यह हमें बेल्जियम में देखने को मिलता है, जहाँ पहली बार संवैधानिक व्यवस्था लागू की गई थी। 10 नंबर है कि भारतीय संविधान में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किस सूची में आता है? संघ सूची, ब राज्य सूची, स समवर्ती सूची या द अपशिष्ट सूची। तो ये किस में आता है? द अपशिष्ट सूची में आता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भारतीय संविधान में अपशिष्ट विषयों में आता है क्योंकि इसे संविधान में लिखे जाने के समय परिभाषित नहीं किया गया था। तो इसका अर्थ क्या है कि जिस समय भारतीय संविधान लिखा गया था उस समय जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो अपशिष्ट विषयों में रखा गया था। मतलब इतना जो है भारत में इसका महत्व नहीं दिया गया था। इसी कारण जो है इसे जो है संविधान लिखने के समय परिभाषित नहीं किया गया। मतलब उस समय हमारे भारत देश में कंप्यूटर के जो विषय है, कंप्यूटर का विषय, उसको उतना महत्व नहीं दिया गया था। ज़्यादा लिखित चीज़ों को महत्व दिया गया था, कंप्यूटराइज चीज़ों का उतना महत्व नहीं था क्योंकि यहाँ पे जितने भी लिटरेट लोग थे उसमें बहुत कम लोगों को ही कंप्यूटर की जानकारी थी। इसी वजह से जो है इसको नहीं शामिल किया गया था जिस समय संविधान लिखा गया था उस वक्त। अगला क्वेश्चन है, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? जिसमें से देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखा है। पहला है धर्मनिरपेक्ष, ब है जातिवाद, स है सांप्रदायिकता और द है नारीवाद। तो इससे अर्थ ही स्पष्ट हो रहा है कि जाति समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? तो जातिवाद कहलाएगा। यहाँ वही विवरण दिया हुआ स्पष्ट कि जब कोई व्यक्ति जाति को सामाजिक पहचान का मुख्य आधार मानता है तो उसे जातिवाद कहते हैं। हम देखते हैं अपने सोसाइटी में अक्सर समाज में लोगों को कि हमेशा लोग अपनी जाति को ज़्यादा मतलब महत्व देते हैं। जैसे हम शादी विवाह हो गया या वोट डालने में हो गया, सरकार चुनने में हो गया, तो हर जगह पहले क्या किया जाता है? जाति को महत्व दिया जाता है। तो जो भी व्यक्ति जाति को सामाजिक पहचान बनाकर मुख्य आधार मानते हैं तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम जातिवाद कहेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से बेहतर शासन है? और राजतंत्र, ब अधिनायक तंत्र, स सैनिक शासन, इनमें से कोई नहीं। मतलब पूछ रहा है कि ये जो चारों ऑप्शन दिया गया है अ ब स द, राजतंत्र, अधिनायक तंत्र, सैनिक शासन, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ये जो लोकतंत्र है हम सभी जानते हैं कि ये क्या है? सबसे बेहतर गिनती में आता है क्योंकि भारत ही नहीं विश्व के तमाम देशों में जितने भी लोग हैं वो सभी चाहते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र हो। तो लोकतंत्र से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे जो है क्या किया जाता है? तो लोगों के द्वारा ही शासन किया जाता है। मतलब जैसे लोग वोट डालते हैं, सरकार चुनते हैं, तो सरकार क्या करती है? लोगों के मतलब लोगों के आधार पर ही उनके फेवर में ही क्या करती है? तो शासन करती है कि वो खुश रहें। तो इसीलिए लोकतंत्र की सरकार क्या है? सबसे बेहतर है। यहाँ पे हमें बहुत तरीके की आज़ादी प्राप्त होती है या बहुत तरीके के अधिकार मिलते होते हैं। बाकी सारे जगहों पे ऐसा नहीं है। आप राजतंत्र के बारे में जानते ही होंगे कि यहाँ राजा सर्वे सर्वा होता है। सैनिक शासन का भी एग्जाम्पल जानते ही हैं, जैसे कि वहाँ पे सैनिक सत्ता मजबूत होती है, सैनिक जो चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ पे लोगों का जो है वो किसी भी तरीके से भागीदारी नहीं होता है। तो सबसे बेहतर लोकतंत्र है और विश्व के तमाम देशों में जो है लोकतंत्र को ही माना जाता है। और हम देखते हैं कि भारत जैसे देशों में या फिर और भी बहुत सारे ऐसे देशों में क्या है? तो लोकतंत्र है। आगे बढ़ते हैं। वही यहाँ भी लिखा हुआ है कि लोकतंत्र की तुलना में कोई भी शासन प्रणाली बेहतर नहीं मानी जाती क्योंकि लोकतंत्र में क्या है? समानता है, स्वतंत्रता और भागीदारी है, जो मैंने आपको यहाँ डिटेल में समझाया है। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक असंगठित क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है? अ विद्यालय में शिक्षक, ब कारखाने में श्रमिक, स अस्पताल में डॉक्टर या द दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक। यहाँ पे फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक असंगठित क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है। यहाँ क्या पूछ रहा है? असंगठित क्षेत्र। तो असंगठित क्या है?
कि यहाँ पे दे रखा है कि दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक, बाकी हम जानते हैं कि विद्यालय में शिक्षक है उन एक संगठित है, कारखाने में श्रमिक है उसे भी समय से आना, अस्पताल में डॉक्टर है उसे भी समय से आना है। तो दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति जिस तरीके से काम करता है उसको उस तरीके से मजदूरी दी जाती है। मतलब यहाँ पे कोई ठीक नहीं रहता है कि मतलब इनका जो कार्य है वो प्रतिदिन चलेगा या कभी नहीं भी चलेगा। तो इसीलिए इसको किस में शामिल किया गया है, असंगठित क्षेत्र में। वहाँ यही लिखा है कि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों को निश्चित वेतन और सुविधा नहीं मिलती है जैसे बाकी सारे ऊपर के लोगों को मिलती है। दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाला श्रमिक ही क्या हो जाएगा, तो असंगठित क्षेत्र का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था कौन सी है, तो RBI, और उसके बाद है ब केंद्र सरकार, स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द शेयर बाजार। तो हम सभी जानते हैं कि RBI क्या करती है, तो नोट जारी करने वाली संस्था है। और ये क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखें, हो सकता है कि एग्ज़ाम में ये आ जाए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि व्यापार अवरोधक के रूप में कर आरोपित किया जाता है। जब व्यापार होता है तो अवरोध यानी कि बाधा, तो उसमें क्या आरोपित किया जाता है कर के रूप में, निर्यात पर, आयात पर, पूंजी निवेश पर या दशहिका पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयात पर। आयात निर्यात आप समझते होंगे, जैसे हम जब व्यापार करते तो इन दोनों शब्दों का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। तो व्यापार में अवरोधक के रूप में कर किस पे आरोपित किया था, आयात पर। अब इसको चलिए समझते हैं। जैसे हम कोई सामान बाहर भेजते हैं और बाहर से मंगवाते हैं, तो आयात करना और निर्यात करना हम इसी को बोलते हैं। जब भी जैसे हमारे देश में जो चीज़ें हम मार्केट से लेने के लिए जाते हैं और वही चीज़ें जब हमें बाहर से मिलती हैं तो उस पर क्या होता है, थोड़ा सा मतलब पैसा जो वो हमें ज़्यादा मतलब लगता है। जैसे कि मान लीजिए हम चाइना के बारे में बात करें तो जो आजकल चाइना, जापान और कोरिया का फ़ोन होता है वो उनके यहाँ तो सस्ते मिलते हैं और हमारे यहाँ क्या होता है, महंगे मिलते हैं। तो वही व्यापार हो गया कि इसमें क्या होता है, ये अवरोधक के रूप में आरोपित किया जाता है। किस पे किया जाता है, आयात पर किया जाता है। क्यों किया जाता है कि मान लीजिए कि हमारे देश में भी फ़ोन बनते हैं लेकिन वो कम बिकते हैं और बाहर वाले जो होते हैं वो ज़्यादा बिकते हैं, तो उनका सेलिंग ज़्यादा ना हो और हमारे देश का भी मतलब जो सामान है वो बिके। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि आयात पर मतलब कर को आरोपित किया जाता है। किस रूप में, तो बाधक के रूप में, अवरोधक के रूप में। तो यहाँ देखिए क्या दिया स्पष्टीकरण कि जब किसी देश में बाहरी वस्तुओं की आयात पर कर लगाया जाता है तो इसे व्यापार अवरोधक करते हैं। इसको हम इंग्लिश में ट्रेड बैरियर कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का जो सेशन है वो समाप्त हो गया। अब जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि 1 नंबर का होता है खंड, और यह सेक्शन है भाग 2, पार्ट 2 है ये, पार्ट 1 हमने ख़त्म कर लिया। तो चलिए एक एक कर इसे भी पढ़ते हैं और समझते हैं जो भी इसके अंदर दिया गया है। तो यहाँ पहला क्या कह रहा है कि अफ्रीका में 1890 के दशक में नमक बीमारी बहुत तेज़ी से फैली। अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अफ्रीका देश में 1890 में कौन सी बीमारी फैली थी, तो रिंडर पेस्ट नाम की बीमारी फैली थी जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। तो चलिए अब सेकंड देखते हैं कि मशीनी उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और उत्पादनों का ही दबदबा रहता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूती। अब चलिए इसके अंदर थोड़ी सी थ्योरी है जिसे हम समझते हैं। जितना भी क्वेश्चन है मैं बहुत कोशिश करूंगी कि आपको उसके साथ में थ्योरी भी बता दूं ताकि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको मतलब काम आ सके और इसका उपयोग जो आप क्वेश्चन आंसर में कर सके। तो चलिए देखते हैं कि मशीनी युग में अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत में रेशमी उत्पादों का ही दबदबा था। कैसे वस्त्र, तो सूती, रेशमी और सूती वस्त्र अधिक थे क्योंकि भारत में जो है कॉटन टेक्सटाइल इनकी मतलब डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि पूरे विश्व में जो है ना कपड़े भारत से ही आते जाते थे बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो उन दिनों में सूती और रेशमी वस्त्र जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब पूरे विश्व के बाज़ार में भारत का ही दबदबा रहता था। फिर हुआ क्या कि एक समय ऐसा आया जो जैसे कि जर्मनी, आपने अगर थ्योरी पढ़ी होगी तो आपने जाना होगा कि जर्मनी जो है वो धीरे धीरे, जैसे हमारे यहाँ सूती कपड़े उजले रंग के ज़्यादा पहनते थे, फिर नील का उत्पादन होना शुरू हुआ तो नील से रंगे कपड़ों का भी मतलब आयात ज़्यादा होता था। तो जब जर्मनी ने क्या किया, नील का उत्पादन किया तो लिक्विड नील आता था उनके यहाँ। तो उसके कारण जो है जर्मनी के कपड़ों की डिमांड ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी और भारतीय कपड़े जो है वो पीछे रहने लगे। तो एक कारण उस समय ऐसा था कि भारतीय कपड़े पीछे रह गए थे इसी वजह से, वरना बहुत समय तक या अभी भी कहिए कि भारत की जो सूती कपड़े हैं उनकी डिमांड विदेशों में बहुत ज़्यादा है। फॉरेन कंट्री में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद इंग्लैंड में, मतलब कोई भी
ऐसा देश नहीं छूटा है जहाँ पे सूती कपड़ों का मतलब जो है वो डिमांड ना हो। उसके बाद आगे है कि खादीन राजस्थान के ज़िले में पाए जाते हैं, मतलब खादीन राजस्थान के किस ज़िले में पाया जाता है? एक जगह है, तो ये कहाँ पाया जाता है? तो जैसलमेर में पाया जाता है। खादीन नाम का जगह जो वो कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में पाया जाता है। उसके बाद है बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो बेल्जियम की राजधानी जो है वो ब्रुसेल्स है। ये भी जो है 1 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 श्रीलंका में डैश को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार किया गया, मतलब किस धर्म को अंगीकार किया गया था? तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म को अंगीकार किया गया था। चलिए, तो इसके बारे में समझते हैं कि बौद्ध धर्म तो आप जानते होंगे, आपके मन में प्रश्न भी उठता होगा कि ये तो हमारे यहाँ का धर्म है, फिर श्रीलंका, कोरिया, जापान, चाइना, इन सब जगहों पर मतलब ये इतना क्यों ज़्यादा फैला? तो सबसे पहले तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा बुद्ध ने की थी। और ये धर्म बाकी धर्मों से काफ़ी ज़्यादा सरल था, आसान था, जटिल नहीं था, इसमें आडंबर नहीं होता था, इसलिए यह काफ़ी ज़्यादा फला फूला। इस वजह से भी, और जैसे कि श्रीलंका हो गया या म्यांमार हो गया या चाइना हो गया, जापान हो गया, तो वहाँ के जो व्यक्ति होते थे, जैसे आपने हुएनसॉन्ग के बारे में सुना होगा जिसने भारत की यात्रा की थी, तो वो लोग बौद्ध धर्म से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते थे। और भारत से कहीं ज़्यादा जनसंख्या विदेशों में है इसको मानने वाले लोगों की। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि श्रीलंका, जापान, कोरिया, चाइना, इन सब जगहों पे बौद्ध धर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा फला फूला, और अभी भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में इसके भिक्षुक और भिक्षिका हैं। नेक्स्ट है तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र होता है, और तीसरा क्या होता है? सेवा क्षेत्र होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं इसके आगे कि 7 नंबर में है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को हम क्या बोलते हैं? FDI, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। चलिए, वो सेक्शन खत्म हो गया। अब शॉर्ट का सेक्शन है, भाग पार्ट 3 है इसका, सेक्शन 1 का। तो चलिए हम इसे देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ेंगे और अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ताकि आपको समझ में भी आए और आप इसे याद भी रख सकें। पहला यहाँ दे रखा है कि सुलेखन किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट है, सुलेखन। सुलेखन वह कला है जिसमें सुंदर और सुस्पष्ट अक्षरों में लेखन किया जाता है, जिसको हम अच्छी हैंडराइटिंग कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? सुलेखन कहेंगे। तो सुलेखन क्या है? ऐसी कला जिसमें सुंदर और सुस्पष्ट अक्षरों में लेखन किया जाता है, जहाँ हम साफ साफ लिख सकते हैं, साफ साफ पढ़ सकते हैं। आपने सुना भी होगा कि एक अच्छे विद्यार्थी की क्या पहचान होती है, कि एक अच्छा विद्यार्थी पढ़ने के साथ साथ उसकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो सुलेखन हम किसे कहते हैं, आप समझ गए। अब चलिए सेकंड नंबर पे चलते हैं, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन पे, कि रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए किस धर्म के सुधारकों ने अपनी 95 संस्था स्थापित की? रोमन तो एक जगह आप जानते हो, वहाँ पे चर्च का शासन होता है। चर्च में क्या होते हैं? तो जैसे हमारे यहाँ मंदिरों में पुजारी होते हैं, उसी तरीके से जो कैथोलिक चर्च होता है वहाँ पे पोप होते हैं। आप जब कभी भी अगर आपने पढ़ा होगा तो पोप के बारे में सुना होगा, पोप 1, पोप 2, पोप 3, पोप 4, पोप 5, इस तरीके से उसका होता है शासन। तो वो लोग क्या करते थे कि पोप अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा समझते थे। मतलब अगर कोई राजा भी है, मान लीजिए रोम में तो आपने जाना होगा कि राजा का भी शासन होता था, लेकिन पोप अपने आप को राजा से भी ऊपर समझते थे काफ़ी ज़्यादा। तो ये लोग क्या करते थे, जो भ्रष्ट होते थे, भ्रष्ट पोप, वो क्या करते थे? अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करते थे। जैसे लोगों को मतलब धर्म के नाम पे किसी तरीके से बहलाना या फुसलाना या फिर उन्हें डराना, ताकि जो भी मतलब धन होता है या उसको हड़प सकें, या फिर धर्म के नाम पे जो है बुराई फैला सके। तो इनको रोकने के लिए मतलब एक मार्टिन लूथर व्यक्ति थे, तो उन्होंने क्या किया था, अपनी एक पुस्तक लिखी थी। उसका नाम क्या था? उस पुस्तक का नाम था 95 संस्था। ये 95 स्थापनाएं, ये आपको एक ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि 95 स्थापनाएं जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। इनका पूरा नाम था मार्टिन लूथर किंग, ये पूछता भी है। तो इन्होंने क्या किया था? तो यह किससे संबंधित था? चर्च की कुरीतियाँ, मतलब जो बुराई होती है उससे संबंधित था, और इन्होंने इसे दूर करने का प्रयास किया। इनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा विख्यात है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसुंदरी देवी ने आमार
जीवन नामक अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है, आमार जीवन। आमार जीवन किसका लिखा है? तो रसुंदरी देवी का। और किस भाषा में लिखा है? तो बंगाली भाषा में। उनकी आत्मकथा थी। आत्मकथा आप जानते होंगे जिसको हम बायोग्राफी कहते हैं, जिसपे कोई भी मतलब व्यक्ति के ऊपर जो लिखा जाता है, कोई खुद से लिखवाता है या फिर किसी के द्वारा लिखवाया जाता है। आप जैसे अकबर का भी सुने होंगे या हुमायूं का भी सुने होंगे या महात्मा गांधी का, बहुत सारे लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं। तो जो रसुंदरी देवी है उन्होंने क्या किया है? तो आमार जीवन नामक अपनी आत्मकथा लिखी है। किस भाषा में लिखी है? तो बंगाली भाषा में लिखी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर कि जैव विविधता क्या है? तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, वनस्पति और पारिस्थितिकी तंत्रों का प्राकृतिक मिश्रण जैव विविधता कहलाता है। हम जानते हैं कि हम पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं और नदी है, पहाड़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सब से जो मिलकर बनता है ना, उनको हम क्या कहते हैं? तो जीव जंतु, वनस्पति और पारिस्थितिकी तंत्रों का मिश्रण ही क्या कहलाता है? जैव विविधता। इसको हम इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी के भी नाम से जानते हैं। ये सभी के मिलने से ही क्या होता है? तो इन सभी के मिलने से ही पूरी पृथ्वी हमारी चलती है, जिसका जैव विविधता का नाम दिया गया। अगर इसमें एक भी बैलेंस गड़बड़ाता है तो क्या होता है कि इसका असर पड़ता है जैव विविधता पर। जैसे आप सुनते होंगे कि आजकल बहुत सारे जो पक्षी हैं वो विलुप्त हो गए हैं, बहुत सारे जानवर जो हैं वो विलुप्त हो गए हैं। जैसे कि बाघों की जनसंख्या कम हो गई है। जैसे आपने एक पक्षी का नाम सुना होगा, डोडो या फिर कीवी, या और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं। आप अगर अपने दादा दादी या नाना नानी या पापा मम्मी से पूछे कि आज से 20-25 साल पहले जो जानवर हमें दिखा करते थे या जो फूल हमें दिखा करते थे वो आजकल हमें नहीं दिखते हैं, तो वो विलुप्त होते जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है बैलेंस ना होना, जो कि जैव विविधता पर इसका असर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। नेक्स्ट है जल प्रदूषण के मुख्य कारण लिखे, और इसमें पूछ रहा है कोई 2। हम सभी जानते हैं जल प्रदूषण का तो बहुत सारा कारण हो सकता है। मानव के बहुत सारे क्रियाकलापों के कारण जल क्या हो रहा है? आज मुख्य रूप से प्रदूषित हो रहा है, जो कि जल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि उसका बहुत मतलब कम से कम उपयोग किया जाए, बेकार का उपयोग नहीं किया जाए। और जैसे नदी में कचरा डालना हो गया या बहुत सारे फैक्ट्री जो होगा उससे निकलने वाले जो पाइप से गंदे होते हैं वो नाला जो क्या होता है नदी में जाकर खोल दिया जाता है, जिसका कारण है आज यमुना नदी को देखिए वो कितना ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। इसी तरीके से बहुत सारे भारत में ऐसी नदियाँ हैं जो प्रदूषित हो चुकी हैं। ये जल प्रदूषण का मुख्य कारण है वो क्या होता है? उसमें रहने वाली मछलियाँ उन पानी को पीती हैं, मर जाती है। बहुत सारे जानवर होते हैं उन पानी को पीते हैं, मर जाते हैं। तो जल प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन 2 पूछा तो आप 2 कोई भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट का मतलब क्या होता है कि जो बहुत सारे कारखाने होते हैं उनसे निकला हुआ गंदा क्या होता है कि नदी में जाता है, उसको हम औद्योगिक अपशिष्ट कहते हैं। दूसरा क्या है? गंदे नाले और सीवेज का जलाशय कि हर जितने भी बहुत सारे घर होते हैं, बहुत सारे जो भी विद्यालय या बैंक हो गया या कुछ भी हो गया, उन सब का जो नाला होता है वो क्या होता है? नदी में जाकर खुल जाता है। तो उससे भी क्या होता है कि नदी जो है वो प्रदूषित होती है, जल जो होता है वो प्रदूषित हो रहा है। हमें क्या करना चाहिए? तो हमें इसका उपाय ढूंढना चाहिए इसे बचाने के लिए। नेक्स्ट 4 है श्रीलंका में 1956 में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था? तो सिंहला भाषा को। आपने थ्योरी अगर पढ़ी होगी तो यह जरूर जाना होगा कि श्रीलंका में शुरू से ही मतलब एक तमिल क्षेत्र के और एक सिंहल भाषा के लोग वहाँ मतलब निवास करते थे। इन दोनों में ही बहुत सारे चीज़ों को लेकर मतभेद हुआ था, लेकिन 1956 में फाइनली किसे राजभाषा घोषित किया गया था? तो सिंहला भाषा। इसे सिंहली भी कहीं कहीं पढ़ा जाता है, तो सिंहली या सिंहला आप इसे याद रखिएगा। 7 नंबर है उन देशों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं बेल्जियम से मिलती है, कोई एक। तो बेल्जियम एक देश हम जानते हैं, उसकी जो सीमा रेखा है वो किससे किससे टच करती है? तो फ्रांस से, नीदरलैंड से, जर्मनी से और लग्जमबर्ग से। तो ये क्या होता है? ये बेल्जियम से जाकर मिलती है। इसकी यहाँ पे बेल्जियम हो गया, तो बेल्जियम की जो सीमाएं हैं वो किससे टच करती हैं? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। तो आप इसे याद रखें, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में भूगोल, संस्कृति अथवा जातीयता के आधार पर राज्यों का गठन किया गया, कोई एक उदाहरण दीजिए। 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया, जैसे कि आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के आधार पर। तो चलिए पहले हम इसे थोड़ा सा समझते हैं कि भारत में भूगोल, संस्कृति अथवा जातीयता के आधार पर भी राज्यों का गठन किया गया। शुरुआत में हमारा जो भारत देश है इंडिया, वहाँ पे बहुत सारे मतलब लोग जो बसते हैं वो अलग अलग
भाषा के हैं, कोई हिंदी, उर्दू, बंगाली, बहुत सारे लोग हैं, आप भी जानते हैं, तेलुगु, और बहुत सारे भाषाएं हैं जहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में भाषाएं बोली जाती हैं। तो 1956 तक ऐसी कोई बात नहीं थी कि भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन होगा, लेकिन लोगों ने अपने महत्व को दर्शाने के लिए, जैसे गुजरात में रहने वाले लोगों ने गुजराती बोलते थे, उन लोगों को भी चाहिए था कि हमारा अपना स्टेट हो। बिहार में रहने वाले बिहारियों की भाषा अलग थी, राजस्थान में रहने वाले राजस्थानियों की भाषा अलग थी, मुंबई में महाराष्ट्रियन भाषा बोला जाता था, तो ये, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोला जाता था। तो ये सारे ऐसे मतलब राज्य थे जो मतलब मांग करते, डिमांड कर रहे थे कि भाषा के आधार पर जो है हमारा राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए। और आंध्र प्रदेश में भी मतलब एक नेता थे जो कि तेलुगु भाषा के लिए, राज्य के लिए अलग डिमांड कर रहे थे, और वो अनशन पर बैठे बैठे उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तब जाकर जो है आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा को आधार मानकर जो है राज्य का पुनर्गठन किया गया। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि आज भारत में बहुत सारे राज्य हो गए जो कि भाषा के आधार पे हैं, और सब राज्यों को लगता है कि हमारा भाषा जो है वो अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में हिंदी भाषा जो है वो अधिक बोली जाती है, और अभी तक इसीलिए, इसी कारण जो है भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं, भारत की राजभाषा है। और राजभाषा हम क्या जानते हैं? हिंदी जानते हैं। तो हमेशा जब भी यह प्रश्न है तो ध्यान रखिए कि हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि हमारी क्या है? राजभाषा है। राष्ट्रभाषा अगर किसी एक को महत्व दे दिया गया तो भारत में भी थोड़ी सी जो है स्थिति वो गड़बड़ा सकती है। उसके बाद है 9 नंबर, ससंगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि कैसी होती है? सुनिश्चित कार्य घंटे और नियम अनुसार वेतन के साथ स्थायी रोजगार मिलता है। अभी हमने ऊपर देखा था असंगठित क्षेत्र, और यहाँ क्या है? संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र के आधार पर क्या कहा जा रहा है कि जहाँ आप किसी सरकारी कर्मचारी को देखते हैं कि वो, या प्राइवेट कर्मचारी को, कि वो टाइम से अपने कार्यालय जाते हैं, उतने घंटे उनके निश्चित होते हैं, उतना घंटा उनको कार्य करना होता है, और उसी के अनुसार जो है उन्हें वेतन भी मिलता है। उसमें बहुत सारी छुट्टियाँ होती हैं और पेंशन होता है। तो इसे ही हम किस श्रेणी में रखते हैं? तो इसे हम संगठित क्षेत्र के श्रेणी में रखते हैं। 10 नंबर है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले प्रमुख कारक कौन से? वैश्वीकरण आप जानते होंगे, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब वैश्वीकरण क्या है? देखिए, हम बहुत इसको सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि हम सभी अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, हमारे हाथ में एक फ़ोन है, हम बहुत सारा जो ऑनलाइन मतलब होता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मिंत्रा हो गया, बहुत सारे ऐसे साइट हैं जहाँ हम कुछ भी देखते हैं, कुछ भी ऑर्डर करते हैं, विदिन 7 डेज में वो हमारे पास होता है। या कहीं आप फॉरेन कंट्री हो गया, वहाँ से भी लोग ऑर्डर करते हैं हमारे यहाँ के बहुत सारे सामान। तो ये किस कारण हुआ? ये ग्लोबलाइजेशन के ही कारण हुआ कि आज हम उनके सामानों को इस्तेमाल कर पाते हैं, वो हमारे सामानों को इस्तेमाल कर पाते हैं, लेकिन इसके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो उसे ही क्या कहा गया? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण में सिर्फ सामान ही नहीं, उठना, बैठना, खाना, पीना, बोलना, व्यवहार करना, कार्य करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मतलब आज अगर यह बहुत बड़े पैमाने पर फैल चुका है तो उसका कारण क्या है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसको हम ICT बोलते हैं, यानी कि इसका संबंध कंप्यूटर से है। अगर कंप्यूटर नहीं होता तो इसका मतलब इतना ज़्यादा विकास नहीं होता जितना कि अभी ये हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका 20 सेक्शन है, और अभी क्या करते हैं तो हम इसे यहीं पे स्टॉप करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो भी बचा हुआ खंड है इसको हम क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे, वो भी बहुत अच्छे से, जैसे हमने अभी देखा है। तो अब हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।